हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के साइंस एंड एनवायरनमेंट के 100 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आपको बताना है कि प्रकाश वर्ष एक मात्रक है किसका। तो इसका सही उत्तर होगा डिस्टेंस, यानी कि दूरी। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, और ये होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। बताना है आपको कि एटमॉस्फेयर में जो ओजोन परत है उसके मोटाई को मापने की इकाई को क्या बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है डॉप्सन। गॉर्डन डॉप्सन एक रिसर्चर थे जिन्होंने 1920s में इसके बारे में रिसर्च किया था, इसीलिए उनके नाम पे इस यूनिट को नाम दे दिया है डॉप्सन यूनिट। अब इसके अलावा नॉट जो ऑप्शन है ये स्पीड का यूनिट होता है, और 1 नॉट का मतलब होता है 1.8 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से जो पॉइज है, पॉइज विस्कोसिटी का यूनिट होता है, यानी कि श्यानता का जो यूनिट है वो होता है पॉइज। और मैक्सवेल जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। ये बहुत आसान है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है ये हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो है एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी यानी कि वातावरण में आर्द्रता को मापने का एक यंत्र है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द पिग्मी हॉक रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपको बताना है पिग्मी हॉक ये सुअर यानी कि पिग की एक प्रजाति होती है, और हॉग क्योंकि इसमें इसके बॉडी में से स्पाइक्स निकले होते हैं, कांटे जैसे निकले होते हैं। वैसे तो आप नॉर्मल जो आप आसपास अपने घर के आसपास कभी आपने अपने मोहल्ले में देखा होगा, तो वो जो सुअर होते हैं उसमें भी इस तरह से कांटे निकले रहते हैं। लेकिन जिस पिग्मी हॉक की हम बात कर रहे हैं ये सबसे छोटा सुअर होता है। ये सुअर फैमिली जो होती है पिग फैमिली का ये स्मॉलेस्ट मेंबर होता है। तो इसके लिए एक रिसर्च ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। बताना है कहाँ बनाया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है असम, क्योंकि ये जो पिग का मेंबर है ये पहले पूरे हिमालय के जो दक्षिणी फुटहिल वाला एरिया होता था, यानी कि दक्षिणी गिरिपद वाला जो एरिया होता था उस पूरे एरिया में ये मिलता था। लेकिन अब ये वहाँ से ये विलुप्त हो चुका है, और अब ये दुनिया में एक ही जगह मिलता है, और वो जगह है मानस नेशनल पार्क। इसको IUCN के रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड ये इसको टाइटल दिया गया है। तो इससे पता चलता है कि ये जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिज्म। तो उसके लिए एक रिसर्च सेंटर बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा असम, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज। बहुत आसान है कि आपको बताना है कि वॉशिंग मशीन का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो क्या होता है। तो सही आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि अपकेंद्रण। जब दही से मक्खन को निकालना होता है तो उस टाइम पे जब उसको घुमाया जाता है, जो उसे मथा जाता है, मथने के टाइम पे जो प्रिंसिपल होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड का प्रिंसिपल। तो वही प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो भौतिक राशियां होती हैं दो तरह की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर वो क्वांटिटीज होती हैं जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं बोलूँ टाइम, तो टाइम अगर आप बोले कि 3 बज रहे हैं तो 3 बजने की कोई डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन अगर मैं कहूँ फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन होता है ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ,
ऊपर नीचे कहीं कोई तो डायरेक्शन होगा। तो यहाँ दो तरह की जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर और वेक्टर, उन बच्चों के लिए मैंने बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जिन्होंने केवल 10th तक साइंस पढ़ा है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट चेंज कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एक डायरेक्शन होता है पर्टिकुलर। इसी तरह से वेलोसिटी यानी कि वेग जो है, वेग का भी एक डायरेक्शन होता है। फोर्स की हमने पहली बात कर ली है, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, इन तीनों का ही डायरेक्शन होता है। इनको हम डायरेक्शन से एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम होता है, आयतन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। आपको बताना है मोमेंटम यानी कि संवेग और वेलोसिटी यानी कि वेग। तो संवेग बटा वेग यानी कि मोमेंटम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए भाई, जो संवेग होता है, संवेग को p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी। तो आपको बताना है m इंटू वी डिवाइडेड बाई v कितना होगा। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि क्या बचेगा, स्मॉल m यानी कि मास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास। क्वेश्चन नंबर 8 है, भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। आपको बताना है कि भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब भितरकनिका नेशनल पार्क जो है, इसके बारे में 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। एक, ये किस जिले में स्थित है। दूसरा, इस नेशनल पार्क को रामसर साइट में चिन्हित किया गया है, कब किया गया है। और तीसरा, ये किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, पहले बात जो है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में भितरकनिका नेशनल पार्क अवस्थित है, पहली बात। दूसरी बात, 2002 में इसको रामसर साइट का दर्जा मिला। और तीसरी बात, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। तो इस तरह से भितरकनिका नेशनल पार्क के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेसशिप। यदि किसी सेब को एक ऑर्बिटिंग स्पेसशिप, मान लीजिए कि पृथ्वी के चारों तरफ ही कोई स्पेसशिप घूम रही है और वहां से एक सेब को रिलीज किया जाए, गिराया जाए, तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कि फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। देखिए, स्पेसशिप जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रही, या अगर प्लैनेट नहीं भी हो, अगर वो स्पेसशिप कहीं ऐसे ही स्पेस में है, तो यदि सेब को गिराया जाएगा, तो अब क्योंकि इस ऑप्शंस में यहाँ पे अर्थ ले रखा है, तो हम यही मान के चलते हैं कि अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो देखिए, पृथ्वी की तरफ क्या वो जाएगा, तो नहीं जाएगा। इसका उत्तर होगा क्यों नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल जो फील्ड है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड से तो ऑलरेडी हम ऊपर जा चुके हैं, स्पेसशिप ऑलरेडी ऊपर है, तो अर्थ की तरफ तो नहीं जाएगा। फिर लिखा हुआ है अगले ऑप्शन में, मूव्स एट अ लोअर स्पीड, कि भाई उसकी स्पीड जो है धीमी हो जाएगी। तो देखिए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों ही करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन बी कह रहा है कि सेब जिसको गिराया गया है उसकी स्पीड धीमी पड़ जाएगी, और ऑप्शन डी कह रहा है कि मूव्स एट अ हायर स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। देखिए, दोनों बातें नहीं होंगी, क्योंकि स्पीड कम या ज्यादा तभी होगा जब उस सेब पे कोई फोर्स लगेगा, और वहां स्पेस में तो कोई फोर्स है ही नहीं। जब फोर्स नहीं है तो स्पीड ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, मूव्स अलोंग विद द स्पेसशिप एट द सेम स्पीड, यानी कि एक ही गति से अंतरिक्ष यान के साथ साथ सेब चलेगा। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा डज नॉट फॉल बिकॉज। आपको बताना है कि पीसा की जो झुकी हुई
मीनार है वो गिर क्यों नहीं रही है? तो देखिए इसका जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है इट इज टेपर्ड एट द टॉप, कि भाई जो इसका शीर्ष है वो शंकुनुमा है या नुकीला है। दूसरा ऑप्शन है इट कवर्स अ लार्ज बेस एरिया, कि भाई ये बहुत इसका जो आधार है बहुत बड़ा है। तीसरा इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजीशन, कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्व केंद्र जो है वो एक निचले स्तर पर है। और आखिरी ऑप्शन है द वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोअर टावर फॉल्स विद इन इट्स बेस, कि जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो जो गुरुत्व बिंदु से होकर गुजरती है उसका आधार आधार है उसके अंतर्गत ही आती है। हिंदी में जो ये ऑप्शन है इसमें ज़्यादा स्पष्टता नहीं आ रही, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज टेपर्ड एट द टॉप। ठीक है, ये बात सही है कि शंकुनुमा शीर्ष में हो सकती है, लेकिन इसका गिरने और नहीं गिरने से कोई इसका रिलेशन नहीं है, तो ए तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं बी, सी और डी की। देखिए स्टेटमेंट बी भी सही है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें ये देखना कि क्या इस क्वेश्चन का ये आंसर है। स्टेटमेंट कह रहा है कि इट कवर्स अ लार्ज बेस एरिया। देखिए कोई भी बड़ी जो इमारत होती है उसका जो बेस एरिया होता है वो बड़ा ही होता है, तो स्टेटमेंट तो सही है। उस पीसा की जो मीनार है उसके बारे में ये जानकारी तो सही लिखी हुई है, लेकिन गिरने न गिरने से इसका रिलेशन है या नहीं ये देखना है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजीशन, कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल निचले स्तर पर होता है। देखिए बी स्टेटमेंट भी सही है, सी स्टेटमेंट भी सही, लेकिन ये दोनों ही सही आंसर नहीं है, क्योंकि जो डी है वो ज्यादा सही आंसर है। बी भी सही है, सी भी सही है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, लेकिन जो डी है वो मोर करेक्ट है। कैसे? ये कह रहा है कि वर्टिकल लाइन, देखिए ऐसा है, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी चीज झुकी हुई है, ये झुकी हुई चीज मैंने बना दी, अब इसका जो वर्टिकल लाइन होगा मान लीजिए इस प्रकार बन रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो वर्टिकल लाइन है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरता है वो इस इमारत के आधार के अंदर से ही गुजर रहा है, तो ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी। लेकिन मान लीजिए दूसरा डायग्राम मैं बना देता हूं, ये देखिए, अब यहां पे यदि ऐसा हो जाए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है और इसकी जो वर्टिकल लाइन है इस प्रकार से हो, अब ये बिल्डिंग गिर जाएगी। इसको थोड़ा सा आप व्यवहारिक तरीके से थोड़ा सा कल्पना करके देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि हाँ सही बात है ये। तो देखिए सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने बोला है इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द लोएस्ट पोजीशन। भाई लोएस्ट पोजीशन में जरूरी नहीं है कि लोएस्ट पोजीशन में हो तो कोई भी इमारत गिरे या ना गिरे। बात ये महत्वपूर्ण है कि लोएस्ट पोजीशन होने के साथ साथ जो वर्टिकल लाइन बन रही हो पृथ्वी की सतह से वो उस बिल्डिंग के आधार से होकर गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। तो इस तरह से जो ऑप्शन डी है ये नहीं झुके हुए होने के बावजूद नहीं गिरने का सही स्पष्टीकरण दे रही है, चौथा स्टेटमेंट, चौथी लाइन। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज स्फेरिकल इन शेप, दिस इज ड्यू टू। ये बहुत आसान है कि सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की वजह से जो पानी की बूंद होती है वो गोलाकार होती है। तो कभी पृष्ठ तनाव का जब टॉपिक आएगा तब ये बात और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। अभी इसको आप याद ही कर लें तो अच्छा है कि भाई स्फेरिकल शेप जो होता है वाटर का वो किसकी वजह से होता है, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कंसीडर द फॉलोइंग फौना। आपको कुछ जीवों के नाम दिए हैं, बताना यह है कि इनमें से कौन से मैमल्स हैं यानी कि कौन से स्तनधारी हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है किलर वेल। देखिए वेल जो होती है पूरे पृथ्वी में
सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो ए फर्स्ट तो होना ही चाहिए। दूसरा है ग्रेट व्हाइट शार्क, शार्क जो है मछली है, ये नहीं होगा। अगला सी हॉर्स, सी हॉर्स घोड़े के सिर के जैसा शेप होता है एक मछली का, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ सी हॉर्स, ये मछली है यानी कि। फोर्थ जो है सी लायन, सी लायन जो है ईयर्ड सील होता है इसका, ये देखिए पिक्चर मैंने यहाँ पे डाल रखी है, इसे बोलते हैं सी लायन। तो ये भी क्या है, ये मैमल है। इसके अलावा रेड पांडा, तो रेड पांडा भी क्या है, ये भी मैमल है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 4 और 5, यानी कि सी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कैरोसिन राइजेज इन द विक ऑफ स्टोव ड्यू टू, आपको बताना है कि स्टोव की जो बाती होती है उसमें कैरोसिन ऊपर चढ़ता है किस कारण से। तो ऑप्शन है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सरफेस टेंशन, बायोजेन कॉन्ट्रैक्शन। तो देखिए स्टोव में जो मिट्टी का तेल होता है वो ऊपर चढ़ता है सरफेस टेंशन की वजह से, तो इसका सही आंसर होगा सी। ऑस्मोसिस नहीं होगा, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि लिक्विड पार्टिकल किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ कैरोसिन वाले क्वेश्चन में कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक जाते हैं। तो कैरोसिन जो ऊपर चढ़ता है बाती में, उसमें कुछ हद तक डिफ्यूज़न तो होता है, लेकिन डिफ्यूज़न पर्याप्त नहीं है उसको ऊपर तक एक पूरी उसकी सीरीज़ को ऊपर तक कंटिन्यू ले जाने में। तो जो इसमें मेन फोर्स जो काम करता है वो होता है सरफेस टेंशन। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वाइल ट्रेवलिंग बाई प्लेन द इंक ऑफ द फाउंटेन पेन स्टार्ट्स टू कम आउट, आपको बताना है कि जब आप एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तब फाउंटेन पेन से जो इंक है वो बाहर आने क्यों लगता है। तो इसका सही आंसर होगा कि जब हम हाइट पे होते हैं तब एयर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। अब क्योंकि जब नॉर्मल हम ग्राउंड लेवल पे होते हैं तो उस समय फाउंटेन पेन के अंदर से जो प्रेशर बाहर की तरफ होता है और जो एयर का प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगता है, दोनों में बैलेंस रहता है। और जब हम हाइट पे चले जाएंगे तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो बाहर का प्रेशर अगर कम हो गया तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से जो इंक होगा वो बाहर आ जाएगा। यही हमारी बॉडी के साथ भी होता है कि हम अगर किसी हाइट पे चले जाते हैं तो हमारे नाक से कभी कभी खून आने लगता है। इसका कारण यही होता है कि बाहर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो जब कम हो जाएगा तो हमारे अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो कमज़ोर ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर, क्वेश्चन नंबर 15, द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज। तो 10th क्लास में लाइट चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन आया है कि भाई जो लाइट है, रेडिएशन ऑफ लाइट, उसका नेचर क्या होता है। तो कुछ ऐसे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ये प्रूव करते हैं कि लाइट का नेचर वेव जैसा होता है, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो शो करते हैं कि पार्टिकल नेचर होता है। तो फाइनली कंक्लूड किया गया कि भाई लाइट का जो नेचर होता है डुअल नेचर होता है, यानी कि जो प्रकाश है, प्रकाश में तरंग और कण दोनों के गुणधर्म मौजूद हैं। वेव नेचर को प्रूव करने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो फिनोमिनन है, वो हैं इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये दो जो फिजिकल फिनोमिनन ये बताते हैं कि लाइट का नेचर वेव लाइक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, ये बताता है कि लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। तो इन इफेक्ट्स के बारे में बाद में कभी बात की जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। आपको बताना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो कौन सी भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा फ्रीक्वेंसी। अब थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो एनर्जी है, एनर्जी में चेंज नहीं होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है E = H म्यू।
एच यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट है, और जो म्यू है वही है फ्रीक्वेंसी। तो यदि ई चेंज नहीं होगा तो म्यू भी चेंज नहीं होगा। अब म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, या म्यू इज इक्वल टू होता है वी बाई लैम्डा। यहाँ वी का मतलब हो गया वेलोसिटी से और लैम्डा का मतलब वेवलेंथ से। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो वी है वेलोसिटी और वेवलेंथ है इसमें बदलाव आना चाहिए। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, जो वेलोसिटी है वो भी कम ज़्यादा हो सकती है, वेवलेंथ में भी चेंज होता है। तो केवल फ्रिक्वेंसी इस इन सभी ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन है जिसमें कि कोई चेंज नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। आपको बताना है कि जो ऑप्टिकल फाइबर हैं कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, इनका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे ये काम करते हैं। तो इसका सही आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं इनकी सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें हाई वोल्टेज या करंट जैसी कोई चीज़ इसके थ्रू ट्रेवल नहीं करती है। ठीक, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक जो केबल होते हैं उनसे ज़्यादा ये सुरक्षित हो जाते हैं। दूसरी बात, इनके थ्रू जो इंफॉर्मेशन, जो हम ऊर्जा गुजरती है उसमें लॉस बहुत कम होता है। तो ये दो फायदे हो गए इसके। अब ये समझते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, संक्षेप में देखते हैं इसे। तो देखिए ऐसा है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि लाइट को अगर हमने किसी स्मूथ सरफेस पे डाला तो वहां से ये उसी मीडियम में, जिस मीडियम से लाइट गई थी उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो इसको तो बोल दिया क्या, इसको बोल दिया नॉर्मल रिफ्लेक्शन। अब अगर लाइट को हमने किसी प्रिज्म से या किसी ग्लास से, नॉर्मल ग्लास से पास कराया तो लाइट ग्लास से आर पार, या कांच का ग्लास अगर हम मान लेते हैं, कांच के ग्लास से लाइट को अगर हम गुजारते हैं तो आर पार निकल जाती है। ठीक, अब ये जो आर पार निकल गई इस दौरान उसकी दिशा में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर हम पानी में पेन को डाल दें या कोई भी लकड़ी को डाल दें तो वो थोड़ा सा झुकी हुई, थोड़ा सा मुड़ी हुई दिखाई देती है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि लाइट की क्या हो रही है, दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जब लाइट एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तब उसके डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक, अब इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक, अब यदि ये जो परिवर्तन हो रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे, यदि ये परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जाए और लाइट वापस से अपने माध्यम में लौट आए, यानी कि दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट हों लेकिन फिर भी लाइट दूसरे मीडियम में ना जा करके वापस से उसी मीडियम में लौट आए, और ऐसा तब होता है जब लाइट हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जाती है, तब इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसी सिद्धांत पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कॉजेज मोर सीवियर बर्न्स देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज। बताना है कि जो भाप होती है, भाप 100 डिग्री सेल्सियस पे, हमारे पास दो चीजें हैं, भाप है 100 डिग्री सेल्सियस पे और पानी है। दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन अगर हमारे स्किन पे दोनों को डाल दिया जाए तो ज्यादा नुकसान हमें पानी से नहीं होगा बल्कि भाप से होगा। कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण बहुत आसान है। जो भाप होती है, भाप और पानी दोनों का तापमान तो समान है, लेकिन भाप के साथ लैटेंट हीट भी होती है। तो ये जो लैटेंट हीट है इसकी वजह से जब हमारे बॉडी के कांटेक्ट में ये भाप आएगी तो जो तापमान का अंतर है हमारे शरीर और भाप के बीच में वो तो है ही, लेकिन भाप हमारे शरीर से कांटेक्ट में आते ही वो किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड में। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसने जितनी ऊर्जा ले रखी है वो उस ऊर्जा को वापस किसको दे देगी, शरीर को दे देगी। तो ये है सिद्धांत कि क्यों
भाप से हमें ज्यादा नुकसान होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टीम प्रोवाइड्स मोर हीट। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस। आपको बताना है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है जैसे रेडियो वेव, ये पृथ्वी में वापस आता है, एक स्थान से जब भेजा जाता है तो टकरा के वापस आता है। तो कहाँ से टकरा के वापस आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयनोस्फीयर से। वहाँ आयनीकृत गैस पार्टिकल्स होते हैं, आयनाइज्ड गैस पार्टिकल्स होते हैं जो इसको वापस से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। बहुत आसान है। जो साउंड वेव्स होती हैं वो केवल किसी मीडियम के थ्रू ही ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साउंड वेव्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉस्मिक रेज। आपको बताना है कॉस्मिक रेज क्या है। तो कॉस्मिक रेज के लिए सही आंसर हो जाएगा ए, चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो देखिए जो कॉस्मिक रेज होती हैं ये हाई एनर्जी के प्रोटॉन्स और एटॉमिक न्यूक्लियाई का एक तरह से मिक्सचर होती हैं, और कॉस्मिक रेज की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो इस तरह से 21 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDR वॉज इंश्राइंड इन। आपको बताना है कि CBDR ये जो प्रिंसिपल था ये किस प्रोटोकॉल या किस डिक्लेरेशन में लिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डिक्लेरेशन। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ये प्रिंसिपल लिया गया था। नाम से ही स्पष्ट है इसका मतलब क्या है। ये बोला जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सभी देश मिल करके एक कॉमन उद्देश्य की तरफ जाएंगे, लेकिन क्योंकि सबकी क्षमता अलग अलग है तो सबको जिम्मेदारियां भी अलग अलग दी जाएंगी। तो एक लक्ष्य की तरफ थोड़ी थोड़ी अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारियां ले करके बढ़ना है, यही है ये प्रिंसिपल। अब बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम। बहुत आसान है। जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि मीडियम का डेंसिटी होगा ज़्यादा तो साउंड की स्पीड हो जाएगी ज़्यादा। तो इस तरह से चार ऑप्शन में सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो मेटल की है, तो मेटल में स्पीड मैक्सिमम होगी। आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्ट्रासोनिक देखिए इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक, तीन रेंज में हम डिवाइड कर देते हैं साउंड वेव्स को। इंफ्रासोनिक वो वेव्स हो गई, साउंड वेव्स को नहीं, वेव्स को। इंफ्रासोनिक वो वेव्स हो गई जिनका फ्रिक्वेंसी होता है 20 हर्ट्ज से कम। अल्ट्रासोनिक वो वेव्स हो गए जिनका फ्रिक्वेंसी होता है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा। और इन दोनों के बीच वाला जो होता है वो होता है ऑडिबल, जो हम सुन सकते हैं। जो चमगादड़ होते हैं, बैट्स और डॉल्फिन जो होते हैं, वो अपने नेविगेशन के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का ही यूज करते हैं, इसीलिए वो रात में भी आसानी से उड़ सकते हैं। बैट्स की बात कर रहे थे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 2 एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन द मून्स सरफेस बिकॉज। बहुत आसान क्वेश्चन है कि दो एस्ट्रोनॉट एक दूसरे को मून के सरफेस में नहीं सुन सकते क्योंकि वहां कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। अ फ्यूज वायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। फ्यूज वायर जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगा होता है, ये इसकी खास बात क्या होती है? तो इसकी खास बात होती है, आंसर सी है, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। देखिए रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो जो वायर है जिसको फ्यूज वायर बोल रहे हैं, जो कि मिश्र धातु होती है, एलॉय होता है ये, और ये टिन और लेड से मिलकर के बना होता है। हम चाहते हैं एक ऐसा वायर, मेन जो हमारा एनर्जी सोर्स है और जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उनके बीच में लगा रहे, जो एक सीमित मात्रा में ही करंट को पास होने दे। यदि ज़्यादा करंट पास हो जाए तो कनेक्शन कट जाए, यानी कि जो वायर लगा हुआ है जो जोड़ रहा है हमारे मेन पावर सोर्स को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से, वो जब मेल्ट हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ज़्यादा हैवी
इलेक्ट्रिक करंट के शॉक से बच जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा लो मेल्टिंग पॉइंट वाला कोई मटेरियल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। विच गैस इज इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब। बताना है कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है। देखिए, बल्ब के अंदर आर्गन और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। ये वो गैस हैं जो कि ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती हैं, इनर्ट होती हैं। और जो बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, जिससे कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, कोई दूसरा मेटल जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ ऑप्शंस में आर्गन और नाइट्रोजन है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली, आपको बताना है कि घर में जो हमारा इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है वो नॉर्मली कैसा होता है, कनेक्शन कैसा होता है। तो देखिए, घर में अगर बल्ब फ्यूज हो जाए एक कमरे का, तो दूसरे कमरे का बल्ब जलता है, फैन भी चलता है, और जो दूसरे हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है सारे काम कर रहे होते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बाकी घर की चीजें बिना डिस्टरबेंस के चलती रहती हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब पैरेलल कनेक्शन हो। तो पैरेलल कनेक्शन में अगर एक जगह फॉल्ट आ गया तो बाकी जो चीजें हैं वो नॉर्मल चलती रहेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, पैरेलल कनेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर ऑन हीटिंग। आपको बताना है कि जो सेमी कंडक्टर होता है उसे जब गर्म किया जाए तो क्या होता है, उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, ऐसा है कि होता यह है कि सेमी कंडक्टर को जब हम गर्म करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वैलेंस शेल बैंड होता है, वहां से बाहर जाने लगते हैं, या ये कहें कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा ले करके फ्री होने की कोशिश करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीजेस, यानी कि रेजिस्टेंस अगर सेमीकंडक्टर को गर्म किया जाए तो क्या होता है, कम होता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड एज सेमीकंडक्टर इन ट्रांजिस्टर। बहुत आसान है, सिलिकॉन जर्मेनियम का जो है तो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, जर्मेनियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, विच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत आसान है, सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड एज न्यूक्लियर फ्यूल। आपको बताना है कि न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में किस तत्व का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, थोरियम को यूज करते हैं, थोरियम 232, प्लूटोनियम को भी यूज करते हैं 239, यूरेनियम का भी यूज किया जाता है 235, लेकिन जो कैडमियम होता है इसका न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज नहीं किया जाता। ध्यान रहे कि कैडमियम का प्रयोग तो होता है, यूज तो होता है, जो न्यूक्लियर जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं इसका यूज होता है कि ये जो फिजन का रेट होता है यूरेनियम का या प्लूटोनियम का या थोरियम का, उसके रेट को ये कंट्रोल करता है। मतलब ये ईंधन नहीं है, लेकिन ईंधन के टूटने की दर को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बम इज न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम। आपको बताना है कि जो हाइड्रोजन बम होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए, हाइड्रोजन बम में हम देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक होता है प्रोटियम जिसका मास होता है 1, एक होता है ड्यूटीरियम जिसका मास होता है 2, और एक होता है ट्राइडियम जिसका मास होता है 3। ठीक, तो मतलब नेचर में 3 तरह के हाइड्रोजन मिलते हैं, एक का मास है 1, दूसरे का मास है 2 और तीसरे का है 3। अब हाइड्रोजन बम में क्या होता है, जो दूसरा वाला है जो तीसरा वाला है, इन दोनों का फ्यूजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, फ्यूजन, इनको मिलाया जाएगा और कोई बड़ा एक जो एटम है वो बनेगा। मतलब जैसे सूरज के अंदर चल रहा है, सन के अंदर जो चल रहा होता है वही हम यहाँ अर्थ में कराने की कोशिश करते हैं। तो ऑब्वियसली इसके लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है।
तो होता क्या है कि ड्यूटीरियम और ट्राइटियम यानी कि 2 मास और 3 मास, इनका यूनिफाइड मास होता है। तो AMU से, एटॉमिक मास यूनिट, AMU से इसको डिनोट करते हैं। यूनिट की अभी बात छोड़ देते हैं। हम कह रहे हैं कि 2 यूनिट और 3 यूनिट मास को मिलाना है और क्या बनाना है, हीलियम बनाना है। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम मिलेंगे और एक एटम बनेगा हीलियम का। लेकिन ये जो 2 एटम हाइड्रोजन के हम मिला रहे हैं, इसमें एक क्या है, ड्यूटीरियम है और एक ट्राइटियम है। तो भाई 3 और 2 5 होता है, लेकिन हीलियम का जो मास है वो क्या है, 4 है। तो एक कहाँ गया, तो वो एक एटम के बराबर का जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइड्रोजन बम से जो ऊर्जा बनेगी वो ऊर्जा कहाँ की होती है, वो ऊर्जा होती है जो हमने 2 रिएक्टेंट लिए हैं, वो 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट के बनने के दौरान थोड़ा सा जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऊर्जा में बदल गया। थोड़ा सा द्रव्यमान किस में बदल गया, ऊर्जा में बदल गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटीरियम। तो ड्यूटीरियम का किसके साथ, ट्राइटियम के साथ। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, द नासाज कैसनी स्पेसक्राफ्ट इज ऑन मिशन फॉर विच प्लैनेट। देखिए ऐसा है, इसका सही आंसर हो जाएगा सैटर्न। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो मिशन है इसमें कोई इंसान नहीं गया है ना। सैटर्न की तरफ हमने कोई स्पेस क्राफ्ट भेजा, लेकिन इसमें कोई इंसान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो मिशन था ये एक ज्वाइंट एंडेवर था, एक संयुक्त प्रयास था। इसमें 3 एजेंसी थी, एक नासा थी, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी और एक इटालियन स्पेस एजेंसी थी। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, इसको 1997 में लॉन्च किया गया था और ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये 2004 में सैटर्न के ऑर्बिट में पहुंच गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा सैटर्न। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इन विच लेयर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लोकेटेड। आपको बताना है कि जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जो सैटेलाइट होते हैं वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में लोकेटेड होते हैं। तो देखिए सबसे बाहर होते हैं ये, और सबसे बाहर जो लेयर है उसका नाम है एक्सोस्फीयर। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स सैटेलाइट हैज अ पीरियड ऑफ। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है इसका यूज हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए करते हैं, और इसका जो पीरियड होता है वो उतना ही होता है जितना अर्थ का अपने अक्ष पे घूमने का टाइम होता है, यानी कि 24 घंटे। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्लासिफाइड अंडर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। सबसे पहले ये समझ लेते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है। देखिए पॉल्यूटेंट 2 तरह का हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो बिना मॉडिफिकेशन के वो जिस रूप में है उसी रूप में हानिकारक होते हैं, ठीक। सेकेंडरी वो होते हैं जो अपने जिसमें प्राइमरी वाला जो मटेरियल था प्राइमरी की फॉर्म में, यानी कि एक ऐसा प्रदूषक जो अपने मूल रूप में तो हानिकारक नहीं है, लेकिन जब वो किसी और के साथ मिल जाता है तो वो हानिकारक हो जाता है, ठीक। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो क्या है, वो हैं जो कि अपने मूल रूप में ही हानिकारक हैं। ये एक ऐसा दोस्त है जो अकेले होता है तब भी डिस्टर्ब करता है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, ये वो ऐसा दोस्त है जो अकेले तो रहता है तब दिक्कत नहीं करता, लेकिन अगर उसके साथ कोई तीसरा आ जाए तब फिर वो डिस्टर्ब करता है, ठीक। तो अब हम आते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमारे वैसे ही पॉल्यूटेंट होता है, अपने मूल रूप में ही होता है। इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी अपने मूल रूप में ही हानिकारक होता है। इसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी अपने मूल रूप में हानिकारक होता है, ठीक। तो भाई 3 तो हो गए जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आते हैं। अब इसमें जो ओजोन है, ये ओजोन वो वाला ओजोन नहीं है, O3 वाला नहीं है जो हमें प्रोटेक्ट करता है ना, ये वो वाला नहीं है। ओजोन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की बात की जा रही है। ये जो है ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ट्रोपोस्फेयर में मिलने वाला है, जो कि कार्बन के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिलकर के बनता है और खतरनाक हो जाता है, हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, और ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। तो हमें जो आंसर देना है उसमें 1, 2, 3 होना चाहिए, और ऐसा केवल ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38
इंडियाज एंटी टैंक मिसाइल इज, एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताना है नाग। इसका जो ऑपरेशनल रेंज होता है वो 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, नाग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, ट्रैफिक वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भाई, ट्रैफिक जो है ये क्या है, ये एक एनजीओ है, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है। दूसरी बात, क्या काम करता है, ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग करता है। तीसरी बात, कब बना, 1976 में बना। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई बनाया किसने इसको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलायंस है WWF का और IUCN का, इन दोनों के अलायंस से ये बना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरपोर्ट हैज बीन ओपनड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो देखिए 2015 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ में इको फ्रेंडली एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, हु इन्वेंटेड रेडियो। बहुत आसान है, 1895 में मार्कोनी ने डिस्कवर किया था रेडियो का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड। देखिए क्वांटम मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम बहुत छोटे पार्टिकल का स्टडी करते हैं, उसके मोशन का स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, मच डिस्कस्ड गॉड पार्टिकल इज। बहुत आसान है, सी आंसर हो जाएगा, हिग्स बोसॉन। इसके बाद नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ लुब्रिकेशन एंड फ्रिक्शन इज कॉल्ड। देखिए ध्यान रखिए, ट्राइबोलॉजी वो ब्रांच है जिसमें हम लुब्रिकेशन और फ्रिक्शन को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल जो है, सही आंसर इसका हो जाएगा एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशन दैट फॉल ऑन इट। यानी कि ब्लैक होल वो चीज है जो इस पे पड़ने वाले जितने भी प्रकार के रेडिएशन होते हैं उन सबको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। हालांकि ऑप्शन ए जो है वो भी बहुत गलत नहीं है, कह रहा है कि डज नॉट एमिट्स एनी रेडिएशन, लेकिन ये जो सी है ये मोर करेक्ट है। अब ऐसे तो रेडिएशन कोई एमिट नहीं कर रहा है तो उसको ब्लैक होल ही नहीं बोल देंगे, है ना। तो मेन बात ये है कि सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। दोनों ऑप्शंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अल्फा डायवर्सिटी। देखिए अल्फा बीटा गामा 3 तरह की डायवर्सिटी होती है, और अल्फा डायवर्सिटी एक छोटे एरिया के लिए होती है, तो बड़े एरिया के लिए थोड़ा बीटा, और बड़े एरिया के लिए गामा। तो जो अल्फा है, पहले अल्फा देख लेते क्या है, इट इज द स्पीसीज डायवर्सिटी विद इन अ स्पेसिफाइड हैबिटेट। तो भाई ये एक निर्दिष्ट आवास के भीतर की प्रजाति की विविधता होती है, और इसी तरह के अगर दो आवास ले लिए जाए तो फिर अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर और बड़े को ले लेंगे तो गामा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 बहुत आसान है, 9 की NCERT में दिया हुआ है साइंस में, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई। देखिए चैडविक ने डिस्कवर किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ब्लू व्हेल। देखिए IUCN क्या चीज होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये हो गई, ये तो बात हो गई IUCN के बात की के बारे में। अब ये ब्लू व्हेल को स्टेटस क्या दिया गया, तो इसमें देखिए एक रेड लिस्ट दी गई है, लाल जो है सूची बनाई गई है लाल किताब में। तो ये ब्लू व्हेल को जो स्टेटस मिला है वो इंडेंजर्ड का मिला है। किसका मिला है, इंडेंजर्ड का, ब्लू व्हेल का। तो याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ना। सभी मैमल्स में जो पृथ्वी में मिलते हैं उसमें सबसे बड़ा है ये, तो पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच। बहुत आसान है, इस ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दूध को पहले गर्म करो, फिर ठंडा करो, गर्म करो, ठंडा करो, यही है क्या, पास्चराइजेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर लीड्स टू। मैं कहूँगा आसान क्वेश्चन ही है, क्योंकि मैटर के देखिए 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना है, जैसे कि अगर हम बर्फ को पानी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमें गर्म करना होगा जिससे वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएं, और जब दूर दूर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या हो गया, बदल गया। और वापस अगर आप बर्फ बनाना चाहो तो फिर पास पास करना होगा। तो कहने का मतलब है कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चेंज इन इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की,
विच ऑफ देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। देखिए, केमिकल चेंज का मतलब होता है जब किसी सब्सटेंस के जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हों और कुछ नए बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हों। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि डिस्पर्सन में जो वाइट लाइट है उसकी स्प्लिटिंग होती है प्रिज्म के थ्रू, यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनता है। इसके बाद ऑप्शन बी करेक्ट है, सॉफ्टनिंग ऑफ वेजिटेबल व्हेन कुक्ड, यानी कि जब सब्जी को पकाया जाता है तब नए बॉन्ड्स बनते हैं और कुछ पुराने जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें बोल रहे हैं कि वेट सॉइल लैम्प व्हेन ड्राइड, ये जो दिया है वो जब सूख जाता है, सूखने के बाद वो काफ़ी फ्रेजाइल हो जाता है। तो यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, और इसी तरह से नमक को पानी में घोलने में भी कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखिए, मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब ये है, अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब वो एक आइडियल मेटल है। अब पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम जाने पे अगर एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होगी। तो इस तरह से इसमें कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन तो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है इन तीनों के कंपैरिजन में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम में पोटेशियम जो है वो बॉटम में आता है, इसलिए पोटेशियम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल, ये याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है मोती का रासायनिक संरचना, और इसमें आर्गोनाइट और कैल्साइट का भी मिक्सचर होता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल कॉन्स्टिट्यूट द लाइटेस्ट मेटल एंड हैवीएस्ट मेटल। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रहना चाहिए। लिथियम जो मेटल है वो सबसे हल्की मेटल है, और हैवी मेटल की अगर बात करें तो वो ऑस्मियम है। ऑस्मियम के अलावा इरिडियम भी एक हैवी मेटल है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट लोकेटेड। आपको बताना है UNFF, इसका कार्यालय कहाँ है। तो सही आंसर होगा न्यूयॉर्क। अब ये जान लेते हैं कि UNFF है क्या। तो देखिए, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या ये कहें कि ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, या इसको एडवाइजरी बोर्ड भी कहा जा सकता है, और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, सन 2000 में। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, सोल्डर यूज्ड इन सोल्डरिंग मेटल पीसेस कंसिस्ट ऑफ एन एलॉय। आपको बताना है कि मेटल को जोड़ने के लिए जो सोल्डरिंग मेटल पीस जो होते हैं वो एक मिश्र धातु होता है। तो किसका किसका मिक्सचर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टिन एंड लेड। सोल्डर जो एलॉय है ये एक फ्यूजिबल मेटल एलॉय होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो कम मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से आसानी से पिघल जाता है, और फ्यूजिबल होता है तो ये ठीक से चिपक जाता है। तो इस तरह से मेटल्स को ये ज्वाइन करा देता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। आपको बताना है कि जो ब्रॉन्ज है वो एक मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्रण होता है इसमें। तो कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कॉपर लगभग 88% और टिन जो है वो 12% होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रास भी एक एलॉय है, और ये जो मिश्र धातु है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कॉपर एंड जिंक। लगभग कॉपर 67% होता है और जिंक 33% होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, बकमिंस्टर फुलरिन इज। आपको बताना है कि बकमिंस्टर फुलरिन क्या है। तो देखिए, बकमिंस्टर फुलरिन जो है ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। पहले ये समझ लेते हैं एलोट्रॉप क्या होता है। एलोट्रॉप का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके नेचर में 2 या उससे ज़्यादा फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो उसके फॉर्म्स होते हैं इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज
अलग अलग होता है, लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। तो कार्बन की अगर बात करें, कार्बन में डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फुलरिन हो गया, बकमिस्टर फुलरिन, ये सब क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप है। अब दूसरी बात कि कार्बन का ये वाला जो एलोट्रॉप होता है, इसमें टोटल 60 लगभग एटम्स होते हैं, ये साथ में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो होगा ए। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, बकमिस्टर फुलरिन क्यों बोलते हैं। तो देखिए, बकमिस्टर फुलर एक आर्किटेक्ट का नाम था, जिन्होंने एक डिज़ाइन बनाई थी फुटबॉल ग्राउंड की, और उस फुटबॉल ग्राउंड का जो शेप था उसी प्रकार से था जैसा कि कार्बन के इस कार्बन 60 का होता है, कार्बन 60 एलोट्रॉप का होता है। तो इस तरह से इसका नाम बकमिस्टर फुलरिन हो गया। और इसका यूज़ अगर देखें तो बायोमेडिकल एप्लीकेशंस हैं इसकी, एमआरआई और एंटी माइक्रोबियल एजेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, विच लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर हैवी मशीन्स। तो जो हैवी मशीन्स होती हैं उनका वियर एंड टियर कम करने के लिए उनको उनमें लुब्रिकेशन के लिए ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है ड्राई आइस। आपको बताना है कि ड्राई आइस क्या होता है। बहुत आसान है ये, सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोलते हैं। और खास बात ये होती है कि जैसे आइस नॉर्मल जो होता है उसको अगर हम पिघलाते हैं तो पहले वो पानी बनेगा, यानी लिक्विड फॉर्म में आएगा, फिर और अगर उसको गर्म किया जाए तो फिर वो किस में आता है, गैसियस फॉर्म में आता है। तो नॉर्मली तो ये प्रोसेस होती है कि पहले सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन ड्राई आइस के साथ क्या होता है कि ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो यानी कि ये जो CO2 है सॉलिड फॉर्म में होगा, जब इसका मेल्ट, जब इसको हम थोड़ा टेम्परेचर देंगे तो सीधा ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होगा। इसीलिए इसका यूज़ जो होता है वो थिएटर में थोड़ा सा ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए फॉग मशीन की तरह से किया जाता है, फॉग मशीन में किया जाता है। और कूलिंग एजेंट का तो काम करता ही है ये ड्राई आइस। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, वाटर गैस इज। देखिए, वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोला जाता है और बहुत यूजफुल है ये, इसका यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, सरना इज द लोकल नेम ऑफ सेक्रेट ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है कि सरना जो है ये किस राज्य के पवित्र कुंज या पेड़ को कहा जाता है। तो ये झारखंड में ट्राइबल लोगों का ये एक सरना देवी होती हैं, तो प्लांट को ये सरना देवी के रूप में पूजते हैं। इनका मानना है कि जो अपने आसपास का जो पर्यावरण है वहीं देवी देवताओं का वास है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस एक्चुअली टेक्निकली गैस नहीं है, लेकिन ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल का यूज़ पहली बार 1917 में किया गया था। और ये जो स्किन होती है उसमें ब्लिस्टर्स क्रिएट कर देता है। हालांकि बाद में फिर इसको बैन किया गया। और ये एक सल्फर बेस्ड फैमिली का एक साइटोटॉक्सिक मटेरियल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग। बहुत आसान है, इथाइलिन का यूज़ किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड की अगर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कराई जाए तो एसिटिलीन बनता है, जिसको कन्वर्ट करके इथाइलिन बना लेते हैं। और ये जो है ये आर्टिफिशियल तरीके से फ्रूट को पकाने में इसका यूज़ होता है। और ये प्लांट हार्मोन के रूप में भी प्लांट्स में मिलता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्यूल। देखिए, कोल गैस, टार और कोक को तो बनाया जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम जो है एक नेचुरल फ्यूल के रूप में मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, कुकिंग गैस इज मेनली। क्वेश्चन नंबर 67, देखिए कुकिंग गैस जो होता है वो मेनली मीथेन को बोला जाता है ना, CH4 सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, द मेन कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है मीथेन ही होता है, ऊपर अभी बात हुई थी कुकिंग गैस के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, LPG यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल चीपली कंटेन। आपको बताना है कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें मेनली क्या चीज़ होती है। तो देखिए, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटेन।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। बताना है कि जो फूड स्टफ होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सोडियम बेंजोएट। बेंजीन रिंग में आपको COON लगा देना है तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। और फूड स्टफ जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गए, जैम हो गया या फ्रूट जूस हो गया, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो देखिए फ्रियॉन जो है ये एक स्टेबल नॉन फ्लैमेबल और मॉडरेटली टॉक्सिक गैस है जिसका यूज किया जाता है एरोसोल के तरीके से इसको। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लेड पॉइजनिंग। देखिए लेड एक टॉक्सिक मेटल है और ये हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ों में मिलता है, जैसे कि कंटेमिनेटेड डस्ट में भी मिल जाता है, माइनिंग वगैरह से निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से निकलता है, और पेंट में भी होता है ये, और गैसोलीन में भी होता है। तो इस तरह से ABC तीनों में होता है, यानी कि इसका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर देन द न्यूक्लियस कंटेन DNA। देखिए सेल के अंदर 2 सेल ऑर्गेनेल होते हैं न्यूक्लियस के अलावा जिसमें कि DNA मिलता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और एक क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा D माइटोकॉन्ड्रियन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो पहला है प्रियॉन्स आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स। देखिए यहाँ गलत बात क्या है, सेल्स जो दे दिया, प्रियॉन कोई सेल नहीं है, ये एक पार्टिकल होते हैं जो इन्फेक्शियस होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, और नॉर्मली ये एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन जो है वो मॉलिकुलर लेवल पे उनकी फोल्डिंग होती है। फोल्डिंग के मिलियंस ऑफ वेज हो सकते हैं जिसमें कि उनकी फोल्डिंग होती है, लेकिन उसमें से सबसे जो अप्रोप्रिएट फोल्डिंग होती है वो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ये जो मैंने कहा कि मिलियंस तरीके से फोल्डिंग हो सकती है, यदि उनमें कोई दूसरे तरीके से फोल्डिंग हो जाए जो हमारे बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है कुछ प्रियॉन के साथ। इसके बाद ऑप्शन B, तो ये देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है क्योंकि सेल्स यहाँ दे दिया है। सेकेंड स्टेटमेंट द सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा इज मेड अप ऑफ अमीनो शुगर्स। देखिए ऐसा भाई साहब कि माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जीनस से बिलोंग करता है, और खास बात क्या है कि इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है। अब इसने ये बोल रहे हैं कि सेल वॉल अमीनो शुगर का बना होता है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो गया। इसके बाद लास्ट जो स्टेटमेंट है रिकेट्सिया लैक सेल वॉल। देखिए रिकेट्सिया एक इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर ही ये बैक्टीरिया मिलता है, और इसमें नॉर्मल सेल वॉल होती है जैसे कि बाकी बैक्टीरिया में होती है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि सेल वॉल होता है रिकेट्सिया में, और ये इन्होंने दे रखा नहीं होता है। तो इस तरह से ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वायरॉइड जो होता है ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन माना जाता है वायरॉइड, और इसमें केवल सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, इसमें प्रोटीन कोटिंग भी नहीं होता है। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन C जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की, व्हाट इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। बहुत आसान है ये, एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, तो A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। देखिए जितनी भी हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके का है, तो ऐसा क्यों हुआ है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा C म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है अलग अलग रीजन से हो सकता है, रेडिएशन से हो सकता है, टेम्परेचर से हो सकता है, केमिकल से हो सकता है ना। तो ये नेचुरल फिनोमेना है, और इसको इंड्यूस तरीके से भी कराया जा सकता है। तो म्यूटेशन, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं कि म्यूटेशन की वजह से ही इतने अलग अलग तरह के जीव जंतु आसपास हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग हैं, इनमें डाइवर्सिटी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूटेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अगर मास परसेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मास है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। 65% हमारी बॉडी का ऑक्सीजन से बना हुआ है, और कार्बन जो है उसका परसेंटेज लगभग 18.5% है। हाइड्रोजन का परसेंटेज जो है 9.5% है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, द माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, 1957 में ये पास हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं कि अब बताना है कि ह्यूमन बॉडी के जो स्मॉलेस्ट बोन है वो कौन सी है। तो देखिए, याद रखिएगा, हमारे ईयर में, दोनों ईयर में, लेफ्ट और राइट दोनों में तीन बोन मिलती हैं। 3 बोन लेफ्ट, 3 बोन राइट। तो ईयर का जो इंटरनल ईयर का जो पार्ट है उसमें 3 बोन है, ऐसे याद रखेंगे, MIS, मैलियस इनकस स्टेपीज, मैलियस इनकस स्टेपीज। और इन तीनों में सबसे छोटी होती है स्टेपीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। और ये जो वोमर बोन है, ये जो हमारा नोज होता है, तो नोज में 2 कैविटी हैं, लेफ्ट राइट। दोनों कैविटी के बीच में जो वॉल है जो दोनों को सेपरेट करती है, उस वॉल में ये मिलती है बोन, वोमर। तो ध्यान रखना है कि जो मैलियस इनकस स्टेपीज है ये तो पेयर में होती हैं क्योंकि 2 कान है, लेफ्ट राइट। लेकिन भाई साहब, जो वोमर है ये एक सिंगल है, अनपेयर्ड बोन है। ठीक। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी। देखिए, ऐसा है कि सर्जरी, आर्थ्रोप्लास्टी का मतलब होता है कि एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें किसी जॉइंट के फंक्शन को रिस्टोर किया जाता है। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। किडनी ट्रांसप्लांट से आर्थ्रोप्लास्टी को कोई मतलब नहीं है, हार्ट सर्जरी भी नहीं है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है। ये हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि डॉक्टर यहाँ पे सर्जिकली उस जॉइंट को जहाँ पे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, मेनली हम हिप की बात कर रहे हैं अभी, तो आर्थराइटिस वाली प्रॉब्लम वाला जो हिप जॉइंट होता है उसको रिप्लेस करता है और वहाँ पे एक आर्टिफिशियल जॉइंट लगाता है जो कि जनरली किसका बना होता है, मेटल का और साथ में प्लास्टिक कंपोनेंट्स का बना होता है। तो इसे बोलते हैं हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुआ है। तो 1982 में हुआ है, देहरादून में है, उत्तराखंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस जो बनती है वो कहाँ से आती है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, CO2 और H2O मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन बनाते हैं। क्वेश्चन ये कि जो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, CO2 से आ रहा है कि H2O से आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया गया और ये पता चला कि ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर से आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीजेज इज रॉन्गली मैच्ड। देखिए, इसमें आपको बताना है कि रॉन्ग तरीके से किसे मैच कराया गया है। इसमें सबसे पहले कैल्सिट्रॉल है, ये विटामिन D3 का नाम है और इसकी कमी से ऑस्टियोमैलेसिया हो जाता है, सही है ये। इसके बाद नियासिन है, विटामिन B3 को बोलते हैं, पेलाग्रा हो जाता है इसकी वजह से, सही है। कोबालामिन है, विटामिन B12 को बोलते हैं, इसकी वजह से परनीसियस एनीमिया होता है, सही है। लेकिन भाई राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 को बोलते हैं और इसकी वजह से बेरी बेरी नहीं होता, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इस तरह से जो डी है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। बहुत आसान है, विटामिन सी जो है रॉ एंड फ्रेश फ्रूट जो होते हैं, इसके अलावा सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनमें मिलता है। तो ये एक सोर्स होता है विटामिन सी का, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच विटामिन हेल्प्स इन हीलिंग द वुंड्स। देखिए, घाव जो हो जाते हैं उनको भरने में जो हेल्प करता है विटामिन, वो होता है विटामिन सी, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और ये कोलेजन सिंथेसिस को इंड्यूस करता है। तो ये जो है घाव को भरने में सहायता करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्स द सिटीजंस ऑफ इंडिया द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट। तो इस तरह से पॉलिटी को टच करते हुए क्वेश्चन जो कि एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, इसमें आर्टिकल 21 होगा। आर्टिकल 21 के तहत हमें एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार हमें मिला हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, इन ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस इन। सब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन किस जगह पे होता है। तो बहुत आसान है, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, बचा कुछ सारा डाइजेशन यही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, द सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। सलाइवा में सलाइवरी जूस रिलीज होता है और इसमें एंजाइम होता है टाइलिन और ये स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करता है।
हालांकि सारा स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता है, माउथ में ज़्यादा से ज़्यादा 20% स्टार्च डाइजेस्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ। सेलुलोज जो है ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, बहुत आसान है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? फैट होते हैं, शुगर या विटामिन? तो देखिए एंजाइम्स जो है प्रोटीन होते हैं। इसी तरह से अगर हार्मोन की बात करें वो भी प्रोटीन होते हैं। तो कंपोजिशन हमें पता चल गया एंजाइम का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है द इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। बताना है कि किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा होनोलुलु। ये जो है हवाई स्टेट का कैपिटल है और जो यूएस स्टेट है। और ख़ास बात ये है कि यहीं बराक ओबामा का जन्म हुआ था। पैसिफिक ओशियन में ये आइलैंड है लोकेटेड। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडीज। बहुत आसान है। हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हेल्प करता है। एक हीमोग्लोबिन जनरली 4 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 4 तक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है। और एक हेल्दी ह्यूमन में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में मिलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन इज। बहुत आसान है, 120 to 80। जब सिस्टोल होता है ब्लड में हार्ट में, तब जो प्रेशर बनता है वो बनता है 120 mmHg का। और जब डायस्टोल होता है हार्ट में की जब बात कर रहे हैं तो हम लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में डायस्टोल होता है यानी कि रिलैक्स होता है जब हार्ट, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है। तो इस तरह से 120-80 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट वुड हैपन इफ द पैंक्रियाज इज डिफेक्टिव। देखिए पैंक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागॉन रिलीज होते हैं, तो अगर ये डिफेक्टिव हो गया तो ये दोनों हार्मोन नहीं बनेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स पैंक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। देखिए पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है और इसको रिलीज करवाने के लिए एक हार्मोन है सिक्रेटिन हार्मोन, ये इंड्यूस करता है। और सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पार्ट से रिलीज होता है। वहां एस सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स? एस सेल्स। और ये सेल्स कहाँ लोकेटेड होती हैं? तो डिओडिनम के क्रिप्स ऑफ लिबरकुन में। ये कहना चाहिए ऐसे सरल भाषा में, डिओडिनम में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, इन गड्ढों को क्रिप्स ऑफ लिबरकुन बोलते हैं। और वहीं ये एस सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करती हैं क्या? सिक्रेटिन। और सिक्रेटिन फिर क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है पैंक्रियाज को कि वो पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 96 है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना, जिंक मेटल प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बीटा सेल्स होती हैं जो रिलीज करती हैं इंसुलिन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98, माइकोप्लाज्मा निमोनी इज एसोसिएटेड विद अ डिजीज दैट अफेक्ट। देखिए माइकोप्लाज्मा निमोनी से ये बैक्टीरिया है जिससे कि रेस्पिरेटरी डिजीज होती है ना। छोटे बच्चों और यंग जो होते हैं, यंग वंस, उनको ये अफेक्ट करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, द मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स। लंग्स को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन क्या है। तो देखिए रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ये। तो इस तरह से ये रहे 100 क्वेश्चन साइंस और एनवायरनमेंट के। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।